क्या वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में भी अब वही होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ था? क्या ममता बनर्जी की टीएमसी एक बड़े स्प्लिट की तरफ बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी एमएलए को पार्टी से निकाल दिया गया है तो फिर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बन सकता है? बंगाल की पॉलिटिक्स इस वक्त एक ऐसे पॉइंट पर खड़ी है जहां इशू सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी का नहीं रहा। अब सवाल टीएमसी की यूनिटी, लीडरशिप और फ्यूचर पर उठ रहा है। 2026 असेंबली इलेक्शन में 15 साल बाद वेस्ट बंगाल में सत्ता बदली, बीजेपी को बड़ी जीत मिली और टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी पावर से बाहर हो गई, लेकिन असली क्राइसिस इलेक्शन हारने के बाद शुरू हुआ। इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा सवाल था असेंबली में ऑपोजिशन का लीडर कौन होगा। टीएमसी लीडरशिप चाहती थी ममता बनर्जी के ट्रस्टेड लीडर को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए, लेकिन पार्टी के अंदर एक बड़ा रेबेल ग्रुप सामने आया जिसने ऋतुव्रता बनर्जी को अपना लीडर मान लिया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टीएमसी के 80 एमएलएज में से लगभग 58 एमएलएज ने ऋतुव्रता बनर्जी को सपोर्ट किया। ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2/3 से भी ज्यादा है। अब सवाल आता है कि 2/3 का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। इसके लिए पहले हमें एंटी डिफेक्शन लॉ समझना पड़ेगा। इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर लाया गया। इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। इसका मेन पर्पस था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोकना और उन लीडर्स पे कंट्रोल लगाना जो बार बार पार्टी को बदल कर गवर्नमेंट गिराते या बनाते थे। इसी प्रॉब्लम को पॉपुलर लैंग्वेज में कहा गया आया राम गया राम। ये फ्रेज हरियाणा पॉलिटिक्स से आया था। 1967 में हरियाणा के एक एमएलए गया लाल ने एक ही दिन में बार बार पार्टीज बदली। इसी इंसिडेंट के बाद आया राम गया राम फ्रेज फेमस हो गया। इसका मतलब था ऐसे लीडर जो आइडियोलॉजी या पब्लिक मैंडेट की बेसिस पर नहीं बल्कि पावर, पोस्ट और बेनिफिट के लिए पार्टीज बदलते हैं। अब इस लॉ के कुछ मेन पॉइंट समझते हैं। कोई भी एमपी या एमएलए डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो वॉलंटरीली अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे। यहाँ वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप का मतलब सिर्फ रिटर्न रेजिग्नेशन नहीं होता। अगर कोई मेंबर ओपनली दूसरी पार्टी को सपोर्ट करे, अपनी पार्टी के अगेंस्ट काम करे या उसका कंडक्ट ऐसा हो जिससे लगे कि उसने पार्टी छोड़ दी है तो उस पर एक्शन हो सकता है। दूसरा ग्राउंड है व्हिप के अगेंस्ट वोटिंग। अगर पार्टी किसी इंपॉर्टेंट बिल, कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अपने एमएलए या एमपीज को डायरेक्शन देती है कि कैसे वोट करना है और कोई मेंबर उस डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करता है या बिना परमिशन वोटिंग के एब्सेंट रहता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ में एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है, मर्जर एक्सेप्शन। अगर किसी लेजिस्लेचर पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर्स किसी दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी के साथ मर्ज होने का डिसीजन लेते हैं तो उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। पहले लॉ में स्प्लिट का प्रोविजन भी था, यानी अगर 1/3 मेंबर्स अलग हो जाते हैं तो उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकती थी, लेकिन इसी प्रोविजन का मिसयूज बहुत हुआ। इसीलिए 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्प्लिट वाला प्रोटेक्शन हटा दिया गया। अब सिर्फ एक ही एक्सेप्शन बचा, मर्जर का, जिसके लिए 2/3 नंबर होना जरूरी है। अब इसी बेसिस पर बंगाल का केस समझते हैं। टीएमसी के पास 80 एमएलएज हैं, इसका 2/3 अराउंड 54 होता है। अगर ऋतुव्रता बनर्जी के पास 58 एमएलएज का सपोर्ट है तो उनका कैंप ये क्लेम कर सकता है कि वो डिफेक्टर्स नहीं बल्कि लेजिस्लेचर पार्टी के मेजॉरिटी हैं। यही वजह है कि ये केस सिर्फ पॉलिटिकल रिबेलियन नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बैटल भी बन सकता है। अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ऋतुव्रता बनर्जी को टीएमसी ने एक्सपेल कर दिया था, फिर वो एमएलए कैसे बने रहे? इसका जवाब भी एंटी डिफेक्शन लॉ में ही है। अगर कोई मेंबर खुद पार्टी छोड़ता है तो डिस्क्वालिफिकेशन का केस बन सकता है, लेकिन अगर पार्टी उस मेंबर को एक्सपेल कर देती है तो उसका असेंबली का मेंबरशिप ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होता। पार्टी मेंबरशिप और लेजिस्लेटिव मेंबरशिप दो अलग चीजें हैं, यानी पार्टी से निकालना अलग बात है और असेंबली से डिस्क्वालीफाई होना अलग बात है। डिस्क्वालिफिकेशन पर फाइनल डिसीजन स्पीकर लेता है। इसी वजह से ऋतुव्रता बनर्जी एक्सपेल्ड होने के बाद भी एमएलए बने रह सकते हैं और अगर उनके पास एमएलएज का बड़ा सपोर्ट है तो स्पीकर उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। अब यहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन को समझना भी जरूरी है। ये कोई डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पर बेस्ड पोजीशन है। इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि एलओपी असेंबली में ऑपोजिशन की ऑफिशियल वॉइस होता है। उसे ऑफिस, प्रोसीजरल राइट्स, कमिटीज में रोल और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने की इंस्टीट्यूशनल पावर मिलती है। इसीलिए ऋतुव्रता बनर्जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में रिकॉग्निशन मिलना ममता बनर्जी कैंप के लिए बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे क्राइसिस की रूट सिर्फ एक पोस्ट की लड़ाई नहीं है। असली कॉन्फ्लिक्ट टीएमसी के इंटरनल पावर स्ट्रक्चर को लेकर भी है। रिबेल ग्रुप डायरेक्टली ममता बनर्जी पर अटैक नहीं कर रहे, वो भी उन्हें सीनियर लीडर और पार्टी का बड़ा फेस मानते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी अभिषेक बनर्जी के बढ़ते इन्फ्लुएंस से बताई जा रही है। टीएमसी के अंदर काफी टाइम से ये सवाल था कि ममता बनर्जी के बाद पार्टी की लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी। ज्यादा सिग्नल्स अभिषेक बनर्जी की तरफ जा रहे थे
क्योंकि वो ममता बनर्जी के नेफ्यू हैं और पार्टी में उनका इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। लेकिन कई सीनियर लीडर्स और एमएलएस को लग रहा था कि पार्टी में डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड हो गई है। पुराने लीडर्स को साइडलाइन किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टेशन कम हो रहा है, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर अभिषेक बनर्जी के अराउंड बिल्ड हो रहा था। इसी वजह से कई ऑब्जर्वर्स इस रिबेलियन को एंटी ममता नहीं एंटी अभिषेक मूवमेंट मान रहे हैं। यही बात क्राइसिस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। रिबेल्स कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी चाहिए। इस बीच एक कंट्रोवर्सी और सामने आई, सिग्नेचर कंट्रोवर्सी। कुछ एमएलएज ने एलिगेशन लगाया कि उनके सिग्नेचर्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। अगर ये एलिगेशंस करेक्ट प्रूव होते हैं तो ये सिर्फ पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं रहेगा, ये पार्टी की ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल डेमोक्रेसी और लेजिस्लेटिव ऑथेंटिसिटी का इशू बन जाएगा। अब आगे 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये कि ममता बनर्जी रिबेल्स से बात करके कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। दूसरी ये कि ऋतव्रता कैंप फॉर्मल स्प्लिट करके खुद को रियल टीएमसी क्लेम कर सकता है, फिर मैटर स्पीकर, इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स तक जा सकता है। तीसरा ये कि ममता बनर्जी पार्टी और लीडरशिप स्ट्रक्चर में मेजर चेंजेस कर सकती है ताकि पार्टी को स्प्लिट से बचाया जा सके। इस पूरे एपिसोड से एक बात बहुत क्लियर होती है, पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ इलेक्शन हारने से नहीं टूटती। पार्टीज तब टूटती हैं जब इंटरनल डेमोक्रेसी वीक हो जाए, डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड हो जाए और सीनियर लीडर्स इग्नोर्ड फील करें। महाराष्ट्र में भी शिवसेना और एनसीपी के साथ हम यही देख चुके हैं। अब बंगाल में भी वही हो रहा है। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि पार्टी स्प्लिट सिर्फ पर्सनल राइवलरी नहीं होती, उसके पीछे नंबर्स, लॉज, ऑर्गेनाइजेशन और पावर स्ट्रक्चर सबका रोल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचा पाएंगी? क्या ऋतव्रता बनर्जी बंगाल पॉलिटिक्स के एक नए एकनाथ शिंदे बनेंगे? और क्या टीएमसी का सिंबल और आइडेंटिटी भी लीगल बैटल में फंस जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना क्लियर है कि वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स अब सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं रहा। अब बंगाल में फाइट टीएमसी वर्सेस टीएमसी बन चुकी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।